हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी के 5th चैप्टर को। नाउ ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच वाज एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव। चलिए लेजिस्लेचर। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर। और इंडिया में दैट फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हियर रिप्रेजेंट्स द सेंटर लेजिस्लेचर। लेकिन पार्लियामेंट के पास सिर्फ एक लेजिस्लेट करने का या लॉ मेकिंग फंक्शन इज द नॉट द सोल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दो हाउसेस होते हैं। एक होता है अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं कॉमनली राज्यसभा, एक होता है लोअर हाउस जिसको कॉमनली बोला जाता है लोकसभा। तो वी हैव बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर्स। बाई कैमरल का मतलब होता है जिसके दो चैम्बर्स होते हैं, जिस लेजिस्लेचर के दो चैम्बर्स होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, उस लेजिस्लेचर को बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स। तो ये मेयरली एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, इसमें एक जेन्युइनली अगर डेमोक्रेटिक हम पार्लियामेंट की बात करें, जेन्युइनली डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव लेजिस्लेचर या इफेक्टिव लॉ मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स द पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। अब क्योंकि इंडिया में वी हैव पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का मेजर प्रिंसिपल होता है कि पार्लियामेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में एक तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं दे आर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में वी हैव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे लेजिस्लेचर को, और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। और इन्हीं एमपीज के जो एमपीज में से कुछ मेंबर्स बनते हैं मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं जिसमें ये मिनिस्टर्स होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है अंडर द ऑर्गन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं वो सिमिलैरिटी रखते हैं। सेम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर्स ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो एमपीज ही मेंबर बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बना है, एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर से बना है। Second important feature of the parliamentary form of government is that executive here is accountable to the legislature। मतलब executive जो है वो पार्लियामेंट उसको पार्लियामेंट के टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल है। तो यही चीज है, यही इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का या लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया का। Yet in most democracies, legislatures are losing the central place to the executive, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया अब मेन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का? लेजिस्लेट करना या लॉज बनाना। लॉ मेकिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट अपना ये फंक्शन लूज करते जा रही है। कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास भी ये पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव भी किस तरीके का कानून लाना है, कौन सा लॉ लाना है, उसका ड्राफ्ट बनाकर दे सकती है। कौन सा कानून किस टाइम पे लाना है एग्जीक्यूटिव वो बता सकती है। तो एग्जीक्यूटिव का ये लॉ मेकिंग फंक्शन में पार्लियामेंट को एक्सीड करना यहाँ पे बहुत सारी जगह पे देखा गया है। इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम बात करें तो वी हैव मेजरली three organs of the government. One is the legislature, then executive is the second organ, and third is the judiciary. Judiciary में तो हमें पता है कि judiciary में जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट करता है। कुछ एक क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया को अगर जजेस जो हैं वो फुलफिल कर रहे होते हैं तो उस कंडीशंस में प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली अपॉइंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स आते हैं दे आर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये भी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हुए। लेकिन लेजिस्लेचर की अगर बात करें, लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट आता है या स्टेट के जो लेजिस्लेचर ऑर्गन्स होते हैं। पार्लियामेंट में वी हैव लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो वो राज्य यानी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो स्टेट के जो राज्य के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। सो राज्यसभा मेंबर्स आर ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इटसेल्फ। तो तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में से पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में से तो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा से इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, तो ये लोगों को ही कहीं ना कहीं ये जो लेजिस्लेचर है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड टू हैव टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे ये क्वेश्चन अराउज हुआ था कि क्या हमें ये जो हमारा हम लेजिस्लेचर बना रहे हैं वो बाई कैमरल होना चाहिए, उसके 2 हाउसेस होने चाहिए, या वो यूनी कैमरल होना चाहिए, उसके एक हाउस होना चाहिए। तो द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल लेवल पे हमारे पास पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके भी 2 हाउसेस हो सकते हैं। तो हमने बाई कैमरल मोड ऑफ लेजिस्लेचर को चुना, यानी हमारे पास हमारा जो पार्लियामेंट जो हमारे लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 2 हाउसेस हैं। एक होता है राज्यसभा अपर हाउस जिसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और एक होता है लोकसभा जिसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। तो हमारे पास 2 हाउसेस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे कि या हम बाई कैमरल मोड ऑफ हमारे लेजिस्लेचर को चूज कर सकते हैं, यूनी कैमरल को। तो स्टेट्स में तो हमने स्टेट्स को ये चॉइस दी है, या कुछ एक स्टेट्स में ही जहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस थी, जहाँ पे हमें लेजिस्लेचर को चलाने के लिए या तो वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी या कोई भी ऐसी एक्ट कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें 2 हाउसेस क्रिएट करने पड़े ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उन्हीं स्टेट्स में हमने 2 हाउसेस बनाए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वी हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, तो वहां पे एक ही हाउस होता है, दैट इज नोन एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इंडिया में ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिनके पास इस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अलावा भी एक हाउस है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज नोन एज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 6 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे वी हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। इसको आप याद रख सकते हैं, आसपास वाली स्टेट यूपी बिहार हो गया। देन हमारी साउथ में बहुत सारी स्टेट्स हैं, आंध्रा से ही डिसइंटीग्रेट होके जो स्टेट बना दैट इज तेलंगाना। इसके अलावा महाराष्ट्र डेक्कन के रीजन में, और डेक्कन के रीजन में ही कर्नाटका। तो ये ऐसी 6 स्टेट्स हैं जहां पे वी हैव 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अदर बीइंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ऐसी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है, जैसे इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, इसके अलावा इंडिया इज वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जिन कंट्रीज की होती है, तो वहां पे एक हाउस अगर हम नेशनल लेवल पर बना दे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि वो हाउस कंट्री को यहाँ पे पूरा अच्छे से हॉलिस्टिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन सके, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वी हैव मेड आवर पार्लियामेंट a 2-chambered body consisting of the 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha। और इससे ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है डबल चेक। डबल चेक कैसे? मान लीजिए कोई एक बिल आया है, अब वो बिल आया है इन द लोकसभा। अब किसी भी बिल को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिल को पास करने का प्रोसीजर होता है, वो किसी भी एक हाउस में यहाँ पे आएगा वो बिल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि लोकसभा में वो बिल आया है, देन वो नेक्स्ट हाउस में जाता है, नेक्स्ट हाउस यहाँ पे राज्यसभा होगा, वो राज्यसभा में जाएगा, एंड थर्ड उसका प्रोसीजर होगा कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उसको अपनी एसेंट दे देता है तो उस केस में वो बिल जो है वो पास होता है, वो बिल इस टाइम पे लॉ बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही चैम्बर होता तो वो एक चैम्बर लॉ बनाता, वो प्रेसिडेंट को भेजता और वो पास हो जाता। अब 2 चैम्बर होने के फायदे ये हैं कि इन केस हेस्टीनेस में या बहुत जल्दबाजी में लोकसभा ने किसी बिल को बनाया या राज्यसभा ने किसी बिल को बनाया, तो उस केस में क्या है, सेकेंड हाउस जो भी होगा, चाहे वो लोकसभा होगा चाहे वो राज्यसभा होगा, उसको रीचेक कर सकता है। तो यहाँ पे डबल चेकिंग इंश्योर हो जाती है फॉर एनी बिल फॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी, अगर ये दोनों हाउसेस जो हैं वो मिलके कर रहे हैं तो वहां पे ये डबल चेक हो जाता है। नेक्स्ट है हाउस नोन एज द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के हमारे पास 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। राज्यसभा के नाम से ही पता चल रहा है कि ये राज्य यानी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं दैट आर नोन एज द एमएलएज और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि लोकसभा के मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड।
यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेकंड चैम्बर है। सेकंड चैम्बर क्योंकि लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर बोला जाता है, इसी को राज्यसभा को ही अपर हाउस बोला जाता है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया, अब बहुत सारे जैसे अलग अलग नेशंस होते हैं, उनकी नंबर ऑफ स्टेट्स में डिफरेंसेस आते हैं। तो जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, अब वहां से कितने लोग या कितने मेंबर्स राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे, राज्यसभा में इलेक्ट होकर आएंगे, ये भी डिपेंड करता है। इसको भी इसके बेसिस पे भी दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वी हैव द सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अपर हाउस या इस राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि यूएसए में है 20 सीट्स, और यूएसए के अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट। तो यूएसए के सीनेट में, सॉरी यहाँ पे भी हैव 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स, सॉरी यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, और यूएसए के अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट। हर एक 50 स्टेट्स में से यहाँ पे 2 मेंबर्स जो हैं वो सीनेट में रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं। तो यूएसए के सीनेट में टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। वाइल हमारे इंडिया में जो चलता है दैट इज एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया लिया जाता है कि जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंश्योर कराया जा सके। तो जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उस स्टेट के मेंबर्स उतना ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे राज्यसभा को या सेकेंड चैम्बर को या अपर हाउस। तो ये होता है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो यूपी से राज्यसभा में 31 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या यूपी से रादर राज्यसभा में 31 मेंबर्स आते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी स्टेट जैसे त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम है कि यहाँ पे दे जस्ट हैव 1 सीट टू रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा। तो यहाँ पे सिक्किम, त्रिपुरा जैसी स्टेट्स की राज्यसभा में 1 सीट है, जबकि यूपी की यहाँ पे 31 सीट्स है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी री इलेक्टेड। तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का जो इक्वल टेन्योर होता है, दैट टेन्योर इज ऑफ 6 इयर्स। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा में मेंबर्स आते हैं और वो 5 साल के लिए लोकसभा में रहते हैं। लेकिन राज्यसभा का केस कुछ उल्टा है। लोकसभा 5 साल बाद पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। पूरी की पूरी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ऑल ओवर इंडिया इलेक्शंस होते हैं। ये होता है लोकसभा का प्रोसीजर। जबकि राज्यसभा को बोला जाता है अ परमानेंट हाउस, क्योंकि ये जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो इसके मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का कैसे होता है? पर्टिकुलर मेंबर जो है वो 6 साल तक रहेगा। 6 साल के बाद वो मेंबर को वापस या तो री इलेक्ट होकर आना होगा और यहाँ पे उसका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। राज्यसभा डिसॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो 6 साल बाद एक ही टाइम पीरियड पे सारे के सारे मेंबर्स रिटायर नहीं होते हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं और फिर उनके लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जाता है। तो 1/3 मेंबर्स 2 साल में रिटायर हुए, देन 1/3 मेंबर्स 2 साल में रिटायर हुए, देन 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हुए। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर मेंबर का टेन्योर ऑफ द 6 इयर्स यहाँ पर खत्म होता रहता है, 6 साल का अपना टाइम पीरियड जिस भी मेंबर ने कंप्लीट करा वो फिर वापस से या तो वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। री इलेक्शन कितनी भी बार कराया जा सकता है, कितनी भी बार एक मेंबर जो है वो री इलेक्ट होकर राज्यसभा या लोकसभा का भी मेंबर्स कितनी भी बार बन सकता है। तो ये है, दिस इज नॉन एज अ परमानेंट हाउस। द एडवांटेज इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही डिसोल्यूशन क्यों नहीं करवाया जाता एक ही टाइम पे? क्योंकि अगर इन केस लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, उस टाइम पीरियड पे अगर राज्यसभा का डिसोल्यूशन भी हो गया, तो हमारे जो अर्जेंट वर्क्स हैं जो उस टाइम पे अगर कोई भी एक हाउस सेशन में होगा तो वो अर्जेंट वर्क्स जो है वो नहीं रुकेंगे। तो ताकि हमारा जो काम है वो ना रुके, हमारे जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो ना रुके, या कोई भी अर्जेंट वर्क जो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता वो ना रखे, इसके लिए परमानेंट हाउस बनाया गया है राज्यसभा को। जबकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर 5 इयर्स। इसके अलावा राज्यसभा में, अब राज्यसभा में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, जिसमें से मैक्सिमम ऑफ 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, इनको अपॉइंट करता है
क्राइटेरिया बीइंग, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बीइंग कि ये मेंबर्स अगर बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इन फील्ड से अगर बिलोंग करते हैं, ये फील्ड्स का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, अगर इनमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो प्रेसिडेंट उस मेंबर को, मैक्सिमम 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है इन द अपर हाउस नोन एज राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं इन द राज्यसभा। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा और स्टेट में अगर बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं। ये सिमिलरली इलेक्ट होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट किस तरीके से, दोनों ही हाउसेस में जो मेंबर्स आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, तो इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। पूरी की पूरी कंट्री, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंट्री, इस कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू न्यूमरस स्मॉल स्मॉल कंस्टिट्यूएंसीज, इनको न्यूमरस टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा और उस टेरिटरीज को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंसी। अब इस कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ रहे होंगे और उसमें से कोई एक मेंबर यहाँ पे जीता है। सो दिस कंस्टिट्यूएंसी इज नोन एज द सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। अब हमारी पूरी की पूरी कंट्री को डिवाइड करा गया है इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसी। तो मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसी से 543 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं इन द लोकसभा। इसीलिए लोकसभा में एट प्रेजेंट वी हैव 543 मेंबर्स, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 550 मेंबर्स इन द लोकसभा। लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव 543 मेंबर्स इन द लोकसभा, जो इन 543 टेरिटरीज विच आर नोन एज कंस्टिट्यूएंसी, इन कंस्टिट्यूएंसी से पीपल से, लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन चलता है। इनका जो मेंबर्स का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा में दोबारा इलेक्शंस होते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन से यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत के आते हैं। तो 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, जबकि राज्यसभा वॉज द परमानेंट हाउस, वहां पे डिसोल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर मेंबर का टेन्योर होता है ऑफ द 6 ईयर्स। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लोकसभा में बिफोर 2020 एक प्रोविजन था, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, यहाँ वैसे ही 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट, मैक्सिमम दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को, ऐसी कम्युनिटीज, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था इन द लोकसभा ऑल्सो। लेकिन ये प्रोविजन एंड हो गया इन द ईयर 2020, क्योंकि ये प्रोविजन जब संविधान में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में आया था इन द 1950, तो वो 10 सालों के लिए आया था। फिर उसके बाद मतलब ये 1960 तक था। फिर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सटेंड करके, अमेंडमेंट्स करके हमने इस टाइम पीरियड को 10-10 साल से बढ़ाया और ये चला था 2019 तक। तो 2019 तक ये लास्ट चला एंड लास्ट जो हमारा 104th अमेंडमेंट आया उसमें हमने इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं करा। तो एट प्रेजेंट there is no provision in the constitution to nominate the members from the Anglo-Indian community by the president। तो आज के टाइम पे ये प्रोविजन नहीं है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट एग्जैक्टली करता क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होती है। कैबिनेट बता सकता है कि किस तरह का लॉ लाना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर लॉ लाना है, आपको किस टाइम पीरियड पे वो लॉ लाना है, ये सब चीजें कैबिनेट बता सकता है। ब्यूरोक्रेसी उस लॉ को ड्राफ्ट करने का काम करती है, लेकिन उस लॉ को पास करना, उसके प्रोविजंस पे डिस्कशन करना, दीज आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही यही होता है कि पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज डायरेक्टली आंसरेबल और अकाउंटेबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर बाय वेरियस थिंग्स, जैसे कि वेरियस मोशंस को लाना, सब्सटेंटिव मोशन, 0R, क्वेश्चन R, इन सब चीजों से क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वेरियस इश्यूज, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराता है। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है इन द लोकसभा एंड अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है। तो कितने हाई लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराता है ये पार्लियामेंट।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन, आर्टिकल 112 में मेंशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसको कॉमनली हम बोलते हैं बजट। ये बजट पास होता है इन द पार्लियामेंट, लाया जाता है इन द पार्लियामेंट। तो ये बजट का आना, या फिर कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई लॉ लाना, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई लॉ में चेंजेस लाना, किसी ग्रांट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो वो सब चीजें ये लेजिस्लेटिव पावर की पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट पावर है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर्स की बात करें डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स की बात करें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इन सब ग्रुप्स को जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में प्रेजेंट है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन, इनके पास इतनी ज्यादा डिबेटिंग की पावर है कि अगर पार्लियामेंट में किसी भी तरीके की कोई भी डिबेट चल रही होती है, तो उस डिबेट को यहाँ पे किसी भी कोर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। सो देयर इज नो लिमिटेशन इन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट एनी फियर। नेक्स्ट फंक्शन है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फंक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के चेंजेस लाना, किसी भी तरह के अमेंडमेंट लाना, ये यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट ही कर सकता है। पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाता है बाय पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दोनों ही हाउसेज में इक्वली है, क्योंकि राज्यसभा या लोकसभा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अनलेस एंड अनटिल वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को या कोई फंडामेंटल राइट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसको वायलेट ना कर रहा हो, तो उस केस में किसी भी प्रोविजन को यहाँ पे वायलेट अमेंड किया जा सकता है बाय एनी हाउस। राज्यसभा और लोकसभा किसी भी हाउस में ये कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है, फिर वो दोनों हाउसेज में पास होता है एंड देन प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट दे देता है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शन। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, दोनों ही इलेक्शंस में एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए दे हैव टू सम एक्सटेंट पावर ऑफ द इलेक्शन एज वेल। नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शन, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर कहलाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात हो या रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा में लाया जा सकता है, फर्दर उसको लोकसभा में भी पास किया जाता है, तो इसमें भी पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है। इम्पीचमेंट में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है, तो इम्पीचमेंट मोशन भी पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, प्रेसिडेंट को हटाना, इसके अलावा रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसमें भी पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है। तो पार्लियामेंट के पास जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं ऑन दीज सम मैटर्स। नेक्स्ट है दोनों ही हाउसेस की पावर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा बना सकता है लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और कोई भी ऐसा बिल भी ला सकता है, मनी बिल को भी लोकसभा ला सकता है। राज्यसभा की बात करें तो ये नॉन मनी बिल्स को कंसिडर कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, और मनी बिल्स में की अमेंडमेंट को सजेस्ट कर सकता है। मार्क माई वर्ड्स, मनी बिल्स जो हैं इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में हो सकते हैं, राज्यसभा में मनी बिल्स जाते हैं, राज्यसभा को विद इन 14 डेज उस मनी बिल पे एक्शन लेना होगा। एक्शन किस तरीके का ले सकता है? राज्यसभा मनी बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, या तो वो मनी बिल को एक्सेप्ट करेगा या मनी बिल में राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है। सजेस्ट करेगा देन अगेन वो बिल वो जो है लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा के पास पावर है या तो वो जो अमेंडमेंट सजेस्ट करी है राज्यसभा में, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो एज सच उसको रिजेक्ट करके उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। तो माने या ना माने, राज्यसभा इसमें अपने अमेंडमेंट्स जो है लोकसभा को सजेस्ट कर सकता है। तो इसके अलावा ये ना तो रिजेक्ट कर सकता है, ना ये फिर फर्दर इसमें और कोई चेंजेस लाने की बात कर सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा अप्रूव्स द प्रपोजल्स फॉर द टैक्सेशंस, बजट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 112। जो बजट है इसको भी अप्रूव करने का काम लोकसभा का होता है, जबकि राज्यसभा अप्रूव कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लोकसभा भी अप्रूव कर सकता है, राज्यसभा भी अप्रूव कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। लोकसभा कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में आता है, जबकि राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल्स ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता।
सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है, अमेंड कर सकता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन को एंड सेम अमेंड कर सकता है राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन को। देन लोकसभा अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, जबकि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शंस एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये इनिशिएट कर सकता है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, सिंस वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओनली। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो मोशन है वो इनिशिएट होता है इन द राज्यसभा। दिस पावर इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट, लोकसभा इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, और सिमिलर पावर राज्यसभा के पास भी है, जबकि राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो मोशन है वो सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। उस केस में लोकसभा सिर्फ उस मोशन को बाद में पास करता है, लाने का इनिशिएट करने का पावर लोकसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा establishes the committees and commissions and consider their reports. Rajya can give the Union Parliament power to make laws on the matters included in the state list. This is again a power which is present only in case of the Rajya Sabha. लोक सभा के पास ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि राज्यसभा ही स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेट्स के अगर किसी मैटर पे कोई लॉ लाना है, ये स्पेशल पावर जो है वो राज्यसभा ही यहाँ पे दे सकता है, लोकसभा के पास ये नहीं होती। नेक्स्ट है स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। स्पेशल पावर की बात करें तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, तो कोई भी मैटर जो स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर अप्रूवल या कॉन्सेंट जो है वो राज्यसभा ही देगा। इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, अगर हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट्स होती है। वन वी हैव द यूनियन लिस्ट, जहां पे सिर्फ सेंटर या यूनियन जो है वो लॉज बना सकता है। अनदर वी हैव द स्टेट लिस्ट, जहां पे सिर्फ स्टेट्स जो है वो लॉज बना सकते हैं, हम इन लिस्ट को भी आगे देखेंगे। एंड थर्ड वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब अगर पार्लियामेंट या यूनियन चाहे कि किसी भी स्टेट के मैटर को अपने हाथ में लेना है, कि स्टेट लिस्ट के इस मैटर को यूनियन अपने हाथ में लेता है और अब से यूनियन इस मैटर पे यहाँ पे लॉज बनाएगा, तो ये पावर ही राज्यसभा के पास है कि ये जो मैटर है इसको, या तो ये मैटर को हम स्टेट लिस्ट से ले रहे हैं, इस मैटर को चाहे तो हम यूनियन लिस्ट में शिफ्ट करें, चाहे तो हम कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करें, तो ये पावर, इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा रूरल अप्रूवल इन दिस केस इज नेसेसरी। अब ये प्रोविजन लाया तो इसलिए गया था कि स्टेट्स को राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट्स के यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा स्टेट्स को ज्यादा रिप्रेजेंट ना करते हुए ये अपनी पार्टीज को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज वर द सम ऑफ द स्पेशल पावर्स जो सिर्फ राज्यसभा के पास प्रेजेंट है। अब देखते हैं कुछ ऐसी पावर्स जो सिर्फ लोकसभा के पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मनी बिल को लाना, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, ये सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लोकसभा टू द नेक्स्ट, ये पावर होगी मनी बिल को लाना। सेकेंड पावर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के ही लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें स्टेटमेंट थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो एक साल में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि एक बार इस स्टेटमेंट को सही कंसिडर किया गया था, एक बार इस स्टेटमेंट को गलत कंसिडर किया गया था, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्पेसिफिकली अगर बात करें पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबल है टू द लोअर हाउस ओनली, दैट इज लोकसभा को ही लेकर रिस्पॉन्सिबल है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। By this logic, the representative directly elected by the people should have the crucial powers of removing a government and controlling the finances, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डेमोक्रेसी में लोग ही सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स के पास ही ये पावर होनी चाहिए कि वो हमारी गवर्नमेंट को, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रखे, और उसी को लेके यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी रखती हो। अब कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जहाँ पे दोनों ही हाउसेस की पावर्स जो होती हैं वो सेम होती है, जैसे कि नॉन बनी बिल से रिलेटेड पावर्स दोनों हाउसेस के पास सेम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड पावर दोनों हाउसेस के पास सेम होती है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मोशन सिर्फ राज्यसभा में आता है, लेकिन दोनों ही हाउसेस की सहमति चाहिए होती है। इन दैट केस ये दोनों हाउसेस की जो पावर्स होती हैं वो सेम होती है, एंड द पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन केसेस में इक्वल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। तो
पूरा का पूरा पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके के लॉ बनाता है, ये प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे तरीके से मेंशन है। इसके अलावा कन्वेंशंस के थ्रू भी इस प्रोसीजर को यहाँ पे निकाला जाता है। तो लोगों का इनपुट आता है अब क्या है, एक बिल आया है, बिल जो है वो किसी भी हाउस में, इन केस वो नॉन मनी बिल है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट होगा, मनी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा। अब यहाँ पे जब वो इनिशिएट हो गया है उसके बाद उसको स्पेसिफिक कमिटीज के पास भेजा जाता है। कमिटीज उस बिल को एक बार ड्राफ्ट बनाती हैं, अच्छे से उसको डिस्कस करती हैं, फिर कमिटीज अपनी रिपोर्ट देती हैं। अब वो रिपोर्ट जो है वो हाउस को देती हैं, जिस भी हाउस में आया। फॉर एग्जाम्पल जो बिल है वो लोकसभा में आया या वो राज्यसभा में आया, तो लोकसभा में अगर वो आया है तो लोकसभा को कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, राज्यसभा में अगर आया है तो राज्यसभा को कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वो हाउस कमेटी की उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा, उस रिपोर्ट के जो सजेशंस है उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो कमेटी की जो एडवाइस है इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर हाउस में उस बिल को लेके डिटेल में डिस्कशन होगा। अब इस केस में हाउस उस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। इन केस हाउस ने अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और राज्यसभा में भेज देगा, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोकसभा में भेज देगा। अगर वो उस हाउस ने वही रिजेक्ट कर दिया तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हाउस ने उस बिल को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो सेकंड हाउस को भेज देगा, सो इट इज सेंड टू द अदर हाउस। और फिर अदर हाउस भी उसको अप्रूव करेगा या उस पर रिकमेंडेशंस देगा। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अगर उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि इसमें पर्टिकुलर चेंजेस करे जाए तो बिल जो है वो फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से राज्यसभा में आया था, राज्यसभा उस बिल में कोई चेंजेस चाह रहा है, राज्यसभा उसमें अपनी रिकमेंडेशंस देगा, जो बिल है फर्स्ट फिर से लोकसभा में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हैं उनको लेके दोनों हाउसेस की सहमति नहीं मिल रही है। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक। डेडलॉक की अगर कंडीशन आ गई है या एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के लिए 6 महीने के लिए किसी एक हाउस ने उस बिल पे कुछ भी नहीं करा, वो बिल ऐसे ही रखा पड़ा है, that situation is also known as the deadlock. In that case there comes a provision known as the joint sitting. तो जॉइंट सिटिंग यहाँ पे बिठाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जॉइंट सिटिंग अगर यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन है तो प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों हाउसेस को कि आप जॉइंटली जॉइंट सिटिंग बिठाए, आप जॉइंटली एक साथ बैठे और उस बिल पे डिस्कशंस करें। फिर वहां पे उस बिल पे वोटिंग करवाई जाती है और फिर स्पेशल मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करा जाता है। नाउ द सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे सारे ही हाउसेस, जो दोनों हाउसेस के जो सारे के सारे मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी की बात होती है। तो उस मेजोरिटी से ये डेडलॉक की कंडीशंस को टैकल किया जाता है। लेकिन अगर सेकंड हाउस ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट उसको अगर अपना अप्रूवल दे देता है तो वो बिल पास हो जाता है और बिल पास होने के बाद वो बन जाता है लॉ या एक्ट। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एनी बिल। एक बिल क्या होता है, बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, कि हम एक पर्टिकुलर इस तरह की लॉ लाना चाह रहे हैं, उसका जो ड्राफ्ट होता है, क्योंकि अभी तक वो पास नहीं हुआ है तो अभी तक वो लॉ नहीं है, तो उसका ये जो ड्राफ्ट है दैट इज नोन एज अ बिल। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं जिसमें मैंने आपको बता ही दिया, दो तरह के होते हैं, पब्लिक बिल सॉरी गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट मेंबर बिल। अगर कोई मिनिस्टर लाना है तो गवर्नमेंट बिल, अदरवाइज दैट इज अ प्राइवेट बिल। या वो मनी और नॉन मनी बिल भी हो सकते हैं, जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है, दे आर द मनी बिल एंड द प्रोविजन ऑफ मनी बिल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। और बाकी के सारे बिल जो होते हैं वो नॉन मनी बिल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन मनी बिल में भी वी हैव ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर अमेंड कर रहा है वो बिल, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो जाएगा, अदरवाइज दैट इज एन ऑर्डिनरी बिल। तो इनके प्रोसीजर्स जो होते हैं वो क्वाइटली डिफरेंट होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इवन बिफोर अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ पार्लियामेंट देयर मे बी अ लॉट ऑफ डिबेट कि इस तरह के बिल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब किसी भी तरीके के बिल को लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स प्रेशराइज कर सकते हैं, जिसे ऑपोजिशन प्रेशराइज कर सकती है कि आपने जब इलेक्शंस आप लड़ रहे थे उस टाइम पे आपने कहा था कि हम इस तरीके की चीजों के ऊपर बिल लाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशराइज कर सकते हैं, मीडिया प्रेशराइज कर सकता है, लोग प्रेशराइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप इस तरीके का यहाँ पे लॉ लाइए।
लेकिन जैसे हमारे पास मेजॉरिटी पार्टीज होती है, मेजॉरिटी पार्टी अगर यहाँ पे रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी है, तो जनरली रूलिंग पार्टी के मेजॉरिटी के बावजूद तो यहाँ पे मेजॉरिटी की वजह से इनके जो लॉज होते हैं वो पास हो जाते थे। लेकिन फिर एक एरा आया इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया जहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट्स बनने लगी। कोलिजन गवर्नमेंट्स में एक से ज्यादा पार्टीज आपस में कोलाइड करके आपस में गठबंधन बना के पार्टीज बनाते हैं, क्योंकि एक क्लियर कट पार्टी के पास एक क्लियर कट मेजोरिटी अगर नहीं आई होती तो पार्टीज यहाँ पे खुद आपस में कोलैब करती हैं और फिर कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में क्योंकि ये पार्टीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आई हैं तो इनकी डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी होती हैं, जिसकी वजह से इनके विचार आपस में नहीं मिलते, तो कुछ बिल्स पे इनकी सहमति नहीं बन पाती। अब जब बिल्स पे सहमति नहीं बन पाती तो कोलिशन गवर्नमेंट के केस में ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि यहाँ पे इनके बिल्स जो हैं वो पास ना हो। और अगर कोई गवर्नमेंट बिल पास नहीं होता है तो उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता तो यहाँ पे सरकार गिर जाती है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है, या प्रेसिडेंट जो है इस केस में रिमूव कर सकता है मिनिस्ट्री को, यहाँ पे मिनिस्टर्स को। once the cabinet approves the policy behind the legislation, फिर ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे कानून का बनना या लेजिस्लेशन का बनना शुरू हो जाता है। इसमें कंसर्न्ड मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल आ रहा है जिसमें मैरिजेबल एज को इंक्रीज करा जा सकता है तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है, इवन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो जो रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व होती है। ड्राफ्टिंग प्रोसीजर में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बिल ड्राफ्ट होता है और फिर बिल किसी हाउस में, इन केस वो नॉन मनी बिल है तो वो किसी भी हाउस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे ये कमिटीज को रिकमेंडेशन के लिए भेजे जाते हैं, कमिटीज अच्छे से अपना रिकमेंडेशन देते हैं, अच्छे से उस बिल की स्क्रूटिनी करेगी, उनको प्रोविजन वन बाय वन उनके प्रोविजन एंड क्लॉजेस को पढ़ती है, स्क्रूटिनी करेगी, उन हाउसेस को रिकमेंड करेगी, हाउसेस चाहें तो कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। उसके बाद हाउसेस उन पे डिटेल डिस्कशंस करते हैं, फिर एक से दूसरे हाउस में जाना, सेम प्रोसीजर फॉलो होना, देन बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अगर उसको अपना एसेंट दे देता है तो वो बिल जो है यहाँ पे लॉ बन जाता है। अगर बिल्स में डेडलॉक आ जाता है तो जॉइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है, और अगर बिल नॉन मनी बिल ना होके मनी बिल है तो उस केस में क्या होगा, मनी बिल केस में सिर्फ लोकसभा मनी बिल को ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, फिर उसके बाद मनी बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जब मनी बिल जाता है तो यहाँ पे राज्यसभा के पास 14 डेज होते हैं टू टेक एक्शन ऑन दिस मनी बिल। या तो राज्यसभा उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, इन केस राज्यसभा उस बिल में कोई अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करता है तो वो लोकसभा के पास जाता है, और यहाँ पे अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा ने अगर उस बिल को, यहाँ बिल पे कोई भी एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया है। तो दिस इज द केस ऑफ द मनी बिल। आर्टिकल 109 में दिया गया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल्स, अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तो कौन सा अदर हाउस है, लोकसभा, तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 109, और मनी बिल क्या है, मनी बिल के बारे में बताया गया है इन आर्टिकल 110, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहां पे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को जो है वो अपने चेक कर सकता है। पार्लियामेंट ने नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर द वट एवर द मेंबर मे हैव सैट इन द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में मतलब विद इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी भी एमपी ने कुछ भी बोला है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे एमपीज के पास ये छूट होती है कि वो किसी भी तरीके से मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे, वेरियस यहाँ पे मोशंस लाए जा सकते हैं, तो यहाँ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास छूट होती है। इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को या एमपीज को दी जाती है, दैट आर नोन एज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और ये प्रिविलेजेस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ये जो है अपना जो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करने का जो काम है उसको अच्छे से निभा सके। सिर्फ प्रिसाइडिंग हाउस के पास, प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ द हाउस के पास ही पावर होती है कि वो चेक करे कि किसी भी एमपी ने अपनी प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं।
तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा के केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब स्पीकर ही डिसाइड कर सकता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है इन द लोकसभा या नहीं, और राज्यसभा का चेयरमैन ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है इन द राज्यसभा या नहीं। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को चेक करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। लॉ मेकिंग प्रोसेस में कोई भी जनरल डिस्कशन हो उसमें, जैसे कि क्वेश्चन आर में यहाँ पे इस क्वेश्चन आर के टाइम पीरियड में यहाँ पे ये जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं मिनिस्टर्स के, एमपीज जो है मिनिस्टर्स पे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा 0R यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। स्पेशल मोशंस लाए जा सकते हैं, जैसे कि सब्सटेंटिव मोशन, जहाँ पे अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी डिस्कस्ड, तो यहाँ पे इस तरह के मोशंस लाए जा सकते हैं। इसके अलावा अडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। तो इन सारे मोशंस को या इन सारे मेथड्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखी जा सकती है बाय द एमपीज। नेक्स्ट, परहैप्स द क्वेश्चन आर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कीप विजिलेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आर के थ्रू यहाँ पे विजिलेंस रखी जा सकती है। दिस गिव्स मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और इससे जो है एमपीज जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज। एक बिल जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा तभी वो बिल जो है, बाद में प्रेसिडेंट उसको एसेंट देगा तभी वो बिल जो है वो लॉ बनेगा। तो बिल को लाना किस टाइम पे है, किस तरीके का बिल लाना है, क्या क्या इसमें मेजर प्रोविजंस होने चाहिए, वो तो कैबिनेट यानी मेजरली एग्जीक्यूटिव बताता है, लेकिन बिल पास तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो इसके थ्रू भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी रखी जा सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लोकसभा में आती है। इसके अलावा बजट के थ्रू जो भी फंडिंग ग्रांट करनी है, टैक्सेशन के ऊपर जो भी लॉज लानी है, वो सब चीजें होगी। या एग्जीक्यूटिव से ये क्वेश्चन पूछना कि आपको जो भी फंडिंग जिन पर्पसेस के लिए दी गई थी, कि आपने उन पर्पसेस के लिए उस फंडिंग को यूज करा है या नहीं, या आपने जो पैसे हैं उनको किन जगह पे खर्च करा है, ये भी एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, मिनिस्टर से। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट होगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज की रिपोर्ट होगी। तो ये रिपोर्ट्स देते हैं कि किन किन एरियाज पे जो है फंडिंग्स को खर्च किया गया है। तो वो अगर फंडिंग, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लग रहा है कि वो सही जगह पे फंडिंग को इन्वेस्ट नहीं करा गया है, सही जगह पे उसका एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये लोकसभा में लाया जाता है। इन केस यहाँ पे मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी को लूज कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव अपनी मेजोरिटी को लूज कर देता है, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाके पास कराया जा सकता है, और उस केस में यहाँ पे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस दैट देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। तो एडिक्वेट टाइम किस चीज का, कि डिबेट एंड डिस्कशंस का अच्छे खासा टाइम हो। यहाँ पे क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछने का टाइम अच्छे से दिया जाए। मोशंस अगर लाने हैं तो मोशंस को फुलफिल करवाने का टाइम अच्छे से दिया जाए, मोशंस को कंडक्ट करवाने का टाइम अच्छे से दिया जाए। तो ये सारी चीजें अच्छे से इंश्योर क्यों हो सकती हैं, ताकि हम जो पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनको हम अच्छा खासा अगर टाइम दें तो। लेकिन प्रीवियस ईयर्स में क्या देखा गया है, विद टाइम ये सेशंस का टाइमिंग कम होता जा रहा है। अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, या स्टेट में अगर बात करें अटेंडेंस ऑफ द एमएलएज, ये रिड्यूस होती जा रही है, ये कम टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं, या वेरियस मेथड्स को यूज करा जा रहा है। अगर इनकी अटेंडेंस कम हो रही है तो क्वारम रिड्यूस हो रहा है। तो जब जहां पे क्वारम नहीं होता, क्वारम होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ सेशन। ये पार्लियामेंट की अगर बात करें तो 1/10 ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। जैसे लोकसभा में भी है 543 मेंबर्स, तो इसका 1/10 हो जाएगा 54.3, दैट इज 55 मेंबर्स। अगर मिनिमम इतने 55 मेंबर्स भी अगर लोकसभा में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो वहां पे उस सेशन को वहीं खत्म कर देता है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उस सेशन को कंडक्ट करवाने के लिए है ही नहीं। तो जहाँ पे कोरम फुलफिल नहीं होगा, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो कंडक्टिंग वहीं पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे इनके पास टाइम रिड्यूस हो जाता है, जिस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने सेशंस कंडक्ट करवाने हैं
या इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशंस को लाना है, क्वेश्चन आर लाना है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये सब चीजें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा मीन्स यूज करते हैं ये बॉयकॉट ऑफ द सेशंस बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन के मेंबर्स जो है सेशंस को बॉयकॉट करने लगते हैं, तब भी ये लेजिस्लेचर की अच्छी फंक्शंस को सही से फंक्शंस को इंश्योर नहीं करवा पाते। नेक्स्ट है व्हाट डू द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट डू। कमिटीज की अगर बात करें तो जब भी कोई बिल आता है तो वो भी कमिटीज के पास जाता है फॉर द रेफरेंस, या कोई इंपॉर्टेंट मोशन आएगा तो वो भी यहाँ पे जो है इनका जो डे टू डू बिजनेस इनके कमिटीज के पास जाएगा, और कमिटीज जो है इनके फंक्शंस को देखती है। अब डे टू डे बिजनेस की अगर बात करें तो कमिटीज की इंपॉर्टेंस विद द टाइम इंक्रीज होती जा रही है। मेकिंग ऑफ द लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन। किसी भी मुद्दे पे अगर कोई लॉ लाया जा रहा है तो पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े लॉज पे जो इतने बड़े बड़े क्लॉजेस हैं उनको एक एक करके इन डेप्थ डिस्कशन करे, या पार्लियामेंट के पास इतना ज्यादा रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो वहां पे अच्छे से जो एमपीज हैं उनको डिस्कस कर सके। कमिटीज में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेंबर्स होते हैं जो उन स्पेसिफिक इश्यूज की स्पेशल नॉलेज रखते हैं, एज वेल एज दे हैव द टाइम कि वो अच्छे से उन पे रिसर्च कर सके, इन डेप्थ उनको अच्छे से समझ सके, और फिर अकॉर्डिंगली वो पार्लियामेंट को यहाँ पे सजेशंस देते हैं जिनको एक्सेप्ट करना या ना करना पार्लियामेंट के हाथ में होता है। तो कमिटीज का रोल इंपॉर्टेंट इस केस में हो जाता है कि कमिटीज के पास स्पेशलाइज्ड पर्संस हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको यूज करके वो यहाँ पे अच्छे से जो लॉ मेकिंग पावर है, जो लॉज बनानी है, उनको अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कमेटी के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने कोई डिमांड करी है फॉर ग्रांट, उसको भी दी जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी मिनिस्ट्रीज जो है वो अपनी नॉलेज के थ्रू बता सकती हैं। एंड लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट से जो खर्चा करा है या कोई भी केस आया है ऑफ द इंक्लूडिंग द केसेस ऑफ करप्शन एक्सेट्रा, इसको भी चेक कर सकती है ये कमेटी। अब स्पेसिफिक हाउस की तो स्पेसिफिक कमेटीज होती हैं, इसके अलावा दोनों हाउसेस के मेंबर्स को कंबाइन करके भी बनाई जा सकती हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। इन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज में दोनों हाउसेस के मेंबर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे ये जो कमिटीज होती हैं ये पार्लियामेंट पे, ये कमिटी जो है इनके पार्लियामेंट के काम पे उनका जो बर्डन है, उनके काम का बर्डन है, उसको रिड्यूस करने में अच्छा खासा रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जा सकता है, एक और इफेक्टिव टूल है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे शेड्यूल जो स्पेसिफिक शेड्यूल्स होते हैं विच आर 12 शेड्यूल्स इन नंबर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो इन टोटल वी हैड 8 शेड्यूल्स। विद टाइम विद अमेंडमेंट्स हमने 4 न्यू शेड्यूल्स को ऐड करके 4 नए शेड्यूल ऐड करके एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स। तो शेड्यूल नंबर 10 जब हमने ऐड करा था बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ये बात करता है अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है, कभी अगर मान लीजिए किसी हाउस कोई पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी के मेंबर को पार्टी ने ये कहा है कि आपको इस पर्टिकुलर जो इशू पे जब वोटिंग होगी तो आपने इस टाइप पे यहाँ पे वोटिंग करनी है, इस इशू पे आपने इसके फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग करनी है। लेकिन अगर वो पार्टी का मेंबर एब्सटेन कर जाता है फ्रॉम द वोटिंग, ये होता है डिफेक्शन का केस। तो यहाँ पे डिफेक्शन के केस में यहाँ पे उसको हटाया जा सकता है। देन डिफेक्शन का केस उस केस में भी लगाया जा सकता है जब कोई मेंबर किसी पार्टी के टिकट से इलेक्ट हुआ था, पार्टी के टिकट से इलेक्ट होने के बाद जब वो इलेक्ट हो जाता है उस टाइम पे वो अगर वो मेंबर उस पार्टी को छोड़ देता है, इन दैट केस ऑल्सो उस पर डिफेक्शन का केस लग जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है अपने इलेक्शन के बाद, उसके 6 महीने बाद, उस केस में डिफेक्शन लग जाता है। या कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इन दैट केस ऑल्सो डिफेक्शन का केस लग जाता है। तो जब डिफेक्शन लग जाता है, डिफेक्शन है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी होती है विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डिफेक्शन का केस लगेगा या नहीं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर इन द केस ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा बताएगा कि इस पर्टिकुलर मेंबर पे डिफेक्शन लगेगा या नहीं। अगर डिफेक्टेड हो जाता है, डिफेक्शन लग जाता है, तो उस केस में वो मेंबर जो है वो फर्दर फिर इलेक्शंस, मिनिस्ट्रीज के लिए इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा, या वो वहां पे जिस भी पोस्ट पे है उस पोस्ट पे नहीं रह पाएगा। अगर वो एमपी है तो एमपी नहीं रहेगा, एमएलए है तो एमएलए नहीं रहेगा। सो दिस इज द केस ऑफ द
anti-defection, which was added by the 52nd Amendment Act of 1985. This was all about this chapter. इस चैप्टर में हमने लेजिस्लेचर के बारे में, हमारे इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा। मेजरली हमारी पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, दोनों हाउसेस की पावर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो अच्छे से क्लियर करा। और इन्हीं सब एरिया से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से करना है। इसी के साथ साथ ये पूरी बुक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बुक की सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाते रहिए। एंड फॉलो करते रहिए सिविल्स प्रेप के चैनल को भी। सिविल्स प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इसके बाद किस चैप्टर से किस आपका टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं, उसके रिलेटेड भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।